ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज के हम इस वीडियो में ओबी जूस ईवी रेमेडियम का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सीपीसी में आया है। इसके नोट्स बाज़ात नहीं मिलते, बट मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो कहाँ से बनाया मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। इक्वेटी के अंदर से भी मैंने ओबी जूस ईवी रेमेडियम को उठाया है। साथ में मैंने ओबी जूस ईवी रेमेडियम की जो जहाँ से बैकबोन थी, यानी कि कहाँ से ये निकला है, कहाँ से कौन से केस लॉ से निकला है, वो भी मैंने इस चीज़ में डाली हुई है। यानी कि मैंने इक्विटी और उसका केस लॉ और जहाँ से भी इसकी बैकबोन से निकला है उस सारी चीज़ों से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। ठीक है, जिससे होगा ये कि अगर आप ये सारे नोट्स लिखेंगे जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल दी गई है ओबी जूस ईवी रेमेडियम की कि कहाँ ये यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है, कहाँ से निकला है ये वर्ड और इसका मकसद क्या है, तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं अगर इस तरह से आप लिखेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओबीजुस ईवी रेमेडियम एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ठीक है, और आपने साथ में सीपीसी भी लिख देना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है मेरे ये वीडियो जो कि पार्ट 2 का है, 3 का है, जूनियर है, तो उस उनके सब्जेक्ट में भी आपको ओबीजुस ईवी रेमेडियम आएगा, तो आप ये वाले नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये पार्ट 5 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्डिंग्स हैं वो बहुत ईजी हैं, तो वो पार्ट 2 के स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं जिनके टॉपिक में ओबीजुस ईवी रेमेडियम आया है। टॉर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टॉर्ट में भी ओबीजुस ईवी रेमेडियम आया हुआ है। साथ में इक्विटी के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं पार्ट 4 के, उनके लिए भी ये वीडियो काम आएगी क्योंकि उनके लिए भी ये टॉपिक मौजूद है उनके अपने सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है The Latin principle obi jus ibi remedium means that whenever a legal right is violated, the law provides a remedy। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ओबी जूस इबी रेमेडियम है ये एक लैटिन वर्ड है या लैटिन प्रिंसिपल है, जिसका मतलब ये लिखा है कि जब भी किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट होता है तो लॉ उस इंसान को रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेमेडी का मतलब है सोल्यूशन प्रोवाइड करना, उसको आसानी प्रोवाइड करना। The CPC provides different remedies to protect the legal rights of individuals। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो CPC है वो इंसानों को मुख्तलिफ रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक हो गया, मैं साथ साथ क्लीन भी करती जाती हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ मेरे नोट्स को लिख रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए क्लीन भी साथ साथ कर रही हूँ। अब आपने मीनिंग ऑफ ओबीजुस इबी रेमेडियम को बताना है, जिसमें आपने डिवाइड कर देना है दोनों वर्ड्स को। ठीक है, आप चाहें तो एक ही लाइन में भी लिख के समझा सकते हैं, मीनिंग दे सकते हैं, या इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ओबीजुस वेयर देयर इज़ अ लीगल राइट। ओबीजुस को हम कहते हैं वेयर देयर इज़ अ लीगल राइट, यहाँ ये इतना ही इसका मीनिंग है। और इबी रेमेडियम का मीनिंग है देयर इज़ अ रेमेडी। ठीक है, आपने इस तरह से दोनों को डिवाइड कर देना है पेपर में भी। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट इफ अ पर्सनस राइट्स आर वायलेटेड दे हैव अ वे टू सीक जस्टिस द लीगल सिस्टम सच एज कोर्ट्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस प्रिंसिपल से, किस प्रिंसिपल से, इस प्रिंसिपल से, यानी ये जो ओबीजुस इबी रेमेडियम है इसको यूज़ करके इंसानों के राइट्स बच सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल है ये इंसानों के राइट्स अगर कोई वायलेट करता है तो उनको रेमेडी प्रोवाइड करने में मदद करता है, ताकि ये लोग अगर इनके राइट्स वायलेट हो जाएं तो ये जस्टिस को सीख करें, जस्टिस को हासिल करें, कोर्ट्स में जाएं और कहें कि भाई हमारे लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप हमें जस्टिस दें, हमें रेमेडीज़ दें, हमें सोल्यूशंस दें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीजुस इबी रेमेडियम। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इतना ज़रूरी होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये बातें आपने इसको 3 पॉइंट्स में बता देनी है। आप जितनी भी हेडिंग डालें वो आपको बहुत फ़ायदा देगी पेपर में, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही हेडिंग्स लिखी हैं। पहली हेडिंग है इट गारंटीज जस्टिस टू ऑल इंडिविजुअल्स। ओबीजुस इबी रेमेडियम का हमें ये फ़ायदा होता है कि सब इंसानों को ये जस्टिस प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है ये है इट इंश्योर्स दैट कोर्ट्स प्रोवाइड रिलीफ एंड लीगल राइट्स आर वायलेटेड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओबीजुस इबी रेमेडियम को यूज़ करके जो कोर्ट्स हैं वो इंसानों को रिलीफ प्रोवाइड करती हैं जब उनके लीगल राइट्स वायलेट हो जाएं। ठीक हो गया, सेम ही बात है, बार बार रिपीट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम इलीगल एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग लीगल रेमेडीज़। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये इंसानों को प्रोटेक्ट करता है इलीगल एक्शन से। इलीगल एक्शंस क्या होते हैं कि कोई इंसान आपको हार्म पहुंचाए, तकलीफ़ पहुंचाए। जो इंसान हार्म पहुंचा रहा है, आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, वो क्या कर रहा है, इलीगल एक्शंस कर रहा है, गलत एक्शंस कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपको नुकसान पहुंच रहा है, आपको आपके साथ गलत हो रहा है। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी जो सेमी रेमेडियम को लोग यूज़ करते हैं, कोर्ट्स यूज़ करती हैं, ताकि आपको लीगल रेमेडीज़ दी जाए। लीगल रेमेडीज़ मीन्स मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने आपकी गाड़ी को जानबूझ के टक्कर मारी है
और वो इंसान कहता है कि ये जो जिसको मैंने टक्कर मारी है ये तो मेरा कोई नुकसान ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। अगर इस इंसान को अगर इसने टक्कर मारी है, इस बंदे ने, तो ये बंदा ओबिजुस इन रेमेडियम को यूज़ करके कोर्ट में कह सकता है कि इसने मुझे जान के टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का 20,000 रुपये का या इससे ज़्यादा का नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ है जितने पैसों का, इस बंदे ने अब इसको देना है। ये जो पैसा जो है मांग रहा है, यही रेमेडी होती है, ठीक है। इसी को हम रेमेडी कहते हैं। और रेमेडी के और भी तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी को पैसे ही चाहिए हो, कोई और तरीके से भी कोर्ट उनकी मदद करती है जिन लोगों का दूसरे बंदे ने नुकसान किया हो। तो यही बातें सारी यहाँ पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ओबिजुस इबी रेमेडियम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो रेमेडी है ना, ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पे लिखा हुआ, ये कहाँ पे अप्लाई होता है। एप्लीकेशन का मतलब है कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। CPC प्रोवाइड्स वेरियस सेक्शंस एंड रूल्स वेयर रेमेडीज आर गिवन टू इंडिविजुअल्स हुज राइट्स आर वायलेटेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि CPC के बहुत से सेक्शंस हैं एंड बहुत से रूल्स हैं या ऑर्डर्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रेमेडीज़ आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पे CPC तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, उसमें आपको CPC अगर आप में से किसी ने देखी हुई है तो उसके अंदर ऑर्डर्स भी मौजूद होते हैं, उसमें बहुत से सेक्शंस भी मौजूद होते हैं और हर सेक्शन एंड ऑर्डर में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं कि फ़लाँ बंदा कुछ गलत करेगा तो उसका इतना नुकसान होगा, तो वो नुकसान इस तरह से पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो हर ऑर्डर एंड सेक्शन में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि CPC के हर ऑर्डर और सेक्शंस में भी आपको जो है ओबिजुस इबी रेमेडियम का यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास केस लॉ दैट एस्टैब्लिश ओबिजुस रेमेडियम। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ओबिजुस इबी रेमेडियम कहाँ से निकला, किस केस लॉ से निकला, तो यहाँ पे आपने एक इस केस लॉ को लाजमी लिखना है। ये केस लॉ इक्विटी के अंदर भी आपको आएगा, इक्विटी के मैगज़ीन में भी, यानी कि जो पार्ट 4 के स्टूडेंट्स अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि केस लॉ आप भी लाजमी लिखें, पार्ट 5 वाले भी लाजमी लिखें, ठीक है। मैंने केस लॉ बहुत आसान वर्डिंग्स में लिखा है तो ये याद रखना उतना मुश्किल नहीं होगा आपको। अब हम इस केस लॉ को शुरू करते हैं। इसमें केस लॉ है हमारे पास एशबी वर्सेस वाइट का, जो कि 1704 में हुआ था। इस केस लॉ का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस केस लॉ में हुआ क्या था। इसका इंट्रोडक्शन देखने लगे अब हम। एशबी वर्सेस वाइट 1704 इज़ अ फेमस इंग्लिश केस। जब भी इंग्लिश केस आए आप समझ आएँ कि ये केस यूके में हुआ था, ठीक है। तो जितने भी केस लॉ इंग्लिश में जिसके साथ लिखा था ना कि ये इंग्लिश केस है, तो समझ आए कि ये यूके की हिस्ट्री का कोई केस है, ठीक है। तो एशबी वर्सेस वाइट यूके की हिस्ट्री का कोई केस है जो कि 1704 में हुआ था, जिसने इस्टेब्लिश किया था ओबिजुस इबी रेमेडियम के प्रिंसिपल को। और यहाँ पे अपने नेक्स्ट लाइन में ओबिजुस इबी रेमेडियम को एक्सप्लेन कर देना है कि विद देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। दिस केस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम रॉन्गफुल एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है। आप में से जो भी अभी पार्ट 5 का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ेगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सारा का सारा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर बना हुआ है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर। तो उनके लिए भी ओबिजुस रेमेडियम काम आता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी इंसान का ये गवर्नमेंट ऑफिसर नुकसान करते हैं, बेवजह उनके लीगल राइट्स वायलेट करते हैं, तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल कोर्ट में जाके उनकी शिकायत कर सकता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स में भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं कि ये केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट था कि इस केस लॉ से क्या हुआ कि ओबिजुस इबी रेमेडियम निकला, और इसी रेमेडी को यानी कि इसी ओबिजुस रेमेडियम को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज़ किया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी यूज़ किया। जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। ये कौन से इंडिविजुअल्स थे? ये थे नॉर्मल सिटीजन्स, जैसे कि मैं और आप, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन्स। किसके खिलाफ, किन के लिए हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है? यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ऑब्वियसली पावरफुल अथॉरिटी होती है, ये कभी भी हमारे राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, अपनी पावर्स को गलत यूज़ कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओबिजुस इबी रेमेडियम को इस केस लॉ की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी डाला गया, यहाँ तक कि CPC में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल अदा होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस केस लॉ से देखने को मिलती है। अब हम इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स थे, कौन लोग थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दिस केस अकर्ड इन इंग्लैंड इन 1704, यानी कि ये केस जो है इंग्लैंड में हुआ था 1704 में। सेम ही ईयर है, बार बार रिपीट कर देनी है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मिस्टर एशबी अ क्वालिफाइड वोटर। यहाँ पे जो ये बंदा है ना, यहाँ पे इस तरफ, एक मिनट, ये वाला जो बंदा है ना, ये है मिस्टर एशबी, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर एशबी।
और जो ये यहाँ पे हैं ये हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इनको ऑफिशियल भी आप कह सकते हो, ऑफिसर भी कह सकते हो, जिनका नाम है मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट। ठीक हो गया, ये दोनों को आपको समझ आएगी फ़र्क। अब नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा कि मिस्टर वाइट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। पहले पॉइंट में हमने मिस्टर एचपी का बता दिया कि वो एक क्वालिफाइड वोटर। क्वालिफाइड वोटर का मतलब होता है कि ऐसा वोटर जिसके पास राइट्स होते हैं वोट्स करने के, ठीक है, और उसके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होते हैं कि वो वोट कर सकता है, इसको हम क्वालिफाइड वोटर कहते हैं। ठीक हो गया। और जो मिस्टर वाइट है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, ठीक है। अब वो किस टाइप के गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं कि ये जो बंदा है ना मिस्टर वाइट, ये एक वोटिंग डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बंदा बैठा है ना मिस्टर एशपी, ये एक सादा इंसान है, नॉर्मल सिटीज़न है, लेकिन इस नॉर्मल सिटीज़न के पास पूरे राइट्स हैं कि ये वोट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली 18 ईयर से बड़ी एज है इसकी, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कोई भी इसके डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं है कि इसके वोटिंग राइट्स जो है वायलेट हो रहे हों या गलत हों, ठीक है। तो इसके पास पूरा राइट है कि ये वोट कर सकता है। अब हम इसको, अब आगे हम फैक्ट्स देखें, इसका समझ आएगी कि क्या किया था इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मिस्टर एशपी के साथ, जिस वजह से ये बंदा जो है इसने इस बंदे पे केस कर दिया। अब हम पढ़ते हैं, फैक्ट्स देखते हैं इस केस के। यहाँ पे लिखे कि मिस्टर एशपी वॉज अ लीगल रजिस्टर्ड वोटर, ठीक है, यानी कि ये रजिस्टर्ड वोटर थे, इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे वोटिंग के लिए। दूसरी लाइन में लिखा है ड्यूरिंग द इलेक्शन ही ट्राई टू कास्ट अ वोट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर एशपी थे ना वो रजिस्टर्ड वोटर थे और ये चाहते थे कि जब इलेक्शंस हो रहे हों या इलेक्शन जब हो रहे थे तो इन्होंने सोचा था कि क्यों ना मैं भी वोट करूं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखा है कि मिस्टर वाइट एन इलेक्शन ऑफिसर रिफ्यूज़ टू अलाउ हिम टू वोट। ऑब्वियसली जो मिस्टर वाइट थे वो एक इलेक्शन के ऑफिसर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मिस्टर एशपी को बेवजह रिफ्यूज़ कर दिया कि आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। मिस्टर वाइट डिड नॉट हैव एनी वैलिड रीज़न फॉर डिनाइंग एशपीज वोट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर वाइट है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उनके पास कोई रीज़न ही नहीं था, कोई सही सा रीज़न ही नहीं था कि वो एशपी को वोटिंग से रोक सकें, फिर भी उन्होंने रोक दिया। फीलिंग दैट हिज लीगल राइट्स टू वोट वॉज वायलेटेड, एशपी फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर एशपी थे ना, जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, जो वोट करना चाह रहा था, अब ये वोट करना चाह रहा था, उसको बेवजह रोक दिया था मिस्टर वाइट ने। तो उसको जब दिख गया कि मेरे लीगल राइट्स टू वोट को इसने बेवजह रोक दिया, वायलेट किया है, यहाँ पे क्या चीज़ वायलेट हुई है, उसके लीगल राइट्स टू वोट को वायलेट किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर एशपी ने कोर्ट में जाके कह दिया कि मिस्टर वाइट ने मुझे वायलेट किया है मेरे राइट्स को। कौन से राइट्स को? राइट्स टू वोट को। तो आप मुझे अब रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि रेमेडी दें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है हुई थी इस केस में। अब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आता है लीगल इशू। लीगल इशू में क्या लिखा है? द मेन लीगल इशू इन दिस केस वाज डजंट अ पर्सन हैव अ राइट टू सू व्हेन देयर लीगल राइट्स इज वायलेटेड इवन इफ नो डायरेक्ट हार्म इज कॉज्ड। यहाँ पे इस केस लॉ में एक लीगल क्वेश्चन सब लोगों की नज़र में आ गया कि एक बंदा है, मिसाल के तौर पे जो मिस्टर एशबी है, इसको अगर मिस्टर वाइट ने रोक दिया है कि भाई आप वोट नहीं कर सकते, इसको कोई जानी नुकसान तो नहीं पहुंचा ओबियसली मिस्टर एशबी को, ना ही मिस्टर एशबी को जो है कोई पैसों का नुकसान पहुंचा है, समझ आ रही है। फिर भी क्या ये बंदा मिस्टर एशबी इसके खिलाफ वोट अपना कोर्ट में सू कर सकता है? सू करने का मतलब है कि इसको मिस्टर वाइट को कोर्ट में लेके जाना, इसको हम कहते हैं सू करना। तो मिसाल के तौर पे मिस्टर एशबी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ उस बेचारे को कहा गया था कि आप वोट नहीं कर सकते, कोई उसका जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या वो वोट कर क्या वो अपना मिस्टर वाइट को कोर्ट में जा सकता है कि नहीं, ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। लेकिन आपकी नज़र में क्या इस चीज़ का सवाल हो सकता है? ऑब्वियसली आप भी लॉयर हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोगों को भी तजर्बा है कि एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर आपको किसी चीज़ से करने से रोके और आपके पास वो करने का राइट भी हो, तो आप खुद बताएं क्या चीज़ वो सही है कि गलत? ऑब्वियसली गलत है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि येस, अ पर्सन हैव अ राइट टू सू इवन इफ देयर राइट्स आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू दैम, ठीक है। क्योंकि हमें लॉ ने ये इजाज़त दी है कि हम आज़ाद हैं, हमें किसी चीज़ से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई भी पावरफुल अथॉरिटी को कोई हक नहीं बनता हमें उन राइट से रोकने का जो जिन पे हमारा पूरा का पूरा हक हो, ठीक है।
क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको पेपर में लिख दें, चाहें तो स्किप कर दें। सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे किसी के राइट्स वायलेट सिर्फ इतने ही हुए हैं कि वो वोट नहीं दे सकता, उसके अलावा इस बंदे को कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा, यानी कि एचपी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा, सिर्फ उसको कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते। यहाँ तक हमने बात समझी। अब हम इसके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स दोनों पार्टीज़ ने क्या क्या दी। ये हमारे सामने मिस्टर एशबी हैं। मिस्टर एशबी कौन है यहाँ पे? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो बंदा होता है जिसको नुकसान पहुँचता है, जिसके साथ हार्म डन होता है। सही है, अब हम इसको समझते हैं। ही हैड अ लीगल राइट टू वोट, यानी कि एचपी के पास लीगल राइट टू वोट था। द ऑफिशियल वाइट wrongfully stopped him from voting। आप ऑफिशियल वाइट की जगह लिख दो कि मिस्टर वाइट द ऑफिसर ऑफ द वोटिंग अथॉरिटी, इस तरह करके आप यहाँ पे लिख के कह दो कि ही wrongfully, गलत तरीके से मुझे वोटिंग राइट से रोका है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का यही मतलब होता है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कौन दे रहा है? एचपी दे रहा है। एचपी दे रहा है या एचपी का लॉयर दे रहा है कोर्ट को कि एचपी के पास लीगल राइट भी थे और उसको फजूल में मिस्टर वाइट ने वोट करने से रोक दिया। इवन इफ हिज वोट वुड नॉट चेंज द इलेक्शन रिजल्ट, हिज राइट वॉज स्टिल वोटेड वायलेटेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक वो वोट करेगा, उससे किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके वोट करने से शायद वो बंदा जीते ही ना, शायद इसके वोट करने से शायद जीत जाए। उसके ऑब्वियसली वोट एक ही बंदे का वोट है, उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन लोगों को जिनको ये वोट देगा। तो ये बात यहाँ लिखी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस बंदे को वायलेट किया गया है वोट को रोकने से, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास राइट था वोट करने का और फिर भी उस अथॉरिटी के ऑफिसर ने उसको रोका। इसलिए इसने कोर्ट में आके कहा कि मेरे राइट्स को वायलेट किया गया है, क्योंकि मुझे रोका जा रहा है, जो कि रोकने की इजाज़त उनको नहीं देनी चाहिए। ही डिमांडेड लीगल रेमेडी फॉर रॉन्गफुल एक्ट। तो मिस्टर एचपी ने कहा कि इस मिस्टर वाइट ने जो मेरे साथ गलत किया है, मुझे रोक के मुझे अब रेमेडी दें, कोर्ट से कहता है। अब मिस्टर वाइट क्या कहते हैं इसकी जगह पे? अब ही आर्ग्यूड, ये मिस्टर वाइट है, इसने क्या आर्ग्यूमेंट्स दी? मिस्टर वाइट कौन है? डिफेंडेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट नो एक्चुअल हार्म वाज डन टू एचपी। ये कह रहे हैं कि मिस्टर एचपी को कोई हार्म डन तो नहीं हुआ, हमने सिर्फ उनको रोका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इवन इफ एचपी वोटेड इट वुड नॉट हैव चेंज द इलेक्शन रिजल्ट। यहाँ पे मुझे ये कह रहे हैं, ये बंदा कह रहे हैं कि अगर एचपी वोट कर भी देता उसे इलेक्शंस के रिजल्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। ठीक है, आखिरी पॉइंट में लिखा है सिंस देयर वॉज नो मेजर लॉस देयर वॉज नो नीड फॉर कंपनसेशन। यहाँ पे मिस्टर वाइट कहते हैं कि कहते हैं कि किसी का कोई लॉस नहीं हुआ, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ उसको रोका था, तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस बंदे को पैसे देने की या कंपनसेशन देने की। ठीक है, अब हम कोर्ट्स के डिसीजन देखते हैं कि कोर्ट ने किसकी साइड ली और डिसीजन में क्या कहा। तो कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ एचपी एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने क्या किया कि एचपी की साइड ली और कुछ बातें बोली। अब वो बातें हम देख लेते हैं। पहला बात कोर्ट ने बोली, अ लीगल राइट इज़ अ वैल्यूएबल इवन इफ़ देयर इज़ नो मेजर लॉस। यहाँ पे कोर्ट कहती है कि लीगल राइट जो होते हैं ना, वो हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेशक उस राइट को रोकने से किसी का लॉस नहीं हो रहा बड़ा, फिर भी आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जो लीगल राइट्स होते हैं ना, वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। आप अगर रोकते हो तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, भले ही उसको रोकने से किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ़ अ राइट इज़ वायलेटेड अ रेमेडी मस्ट बी गिवन। यहाँ पे ये कोर्ट कहती है कि अगर किसी का भी लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट्स के ऊपर फ़र्ज़ है कि उस बंदे को रेमेडीज लाजमी प्रोवाइड करे, भले ही वो कहे कि नहीं इसका तो डैमेज तो हुआ ही नहीं, हम क्यों दें। थर्ड पॉइंट पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। कोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन था? मिस्टर वाइट। तो इन्होंने जो भी हरकत की वो अकाउंटेबल हो गया। अकाउंटेबल का मतलब है कि जो हरकत मिस्टर वाइट ने की वो उसका जिम्मेदार होगा, और कोर्ट्स भी वो अथॉरिटी जिस पे गवर्नमेंट वाइट काम करता है, वो अथॉरिटी भी गवर्नमेंट वाइट से सवाल पूछेगी कि आपने फ़लाँ बंदे के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोर्ट खुद उस बंदे की अथॉरिटी को टारगेट कर सकती है और कह सकती है कि आपने ऐसी एक्शन क्यों की मिस्टर वाइट के साथ। ठीक है, आप उसको कंपनसेशन दें, और आप खुद क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे आता है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि लोगों को जस्टिस मिलती है और डेमोक्रेसी रहती है कंट्री में। सही हो गया। दस एचपी वन द केस एंड एस्टेब्लिश अ लीगल प्रेसिडेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट। और एचपी ने केस को जीत लिया, और इस एचपी के केस से क्या फ़ायदा हुआ कि आने वाले दौर में एक प्रेसिडेंस बन गए, यानी कि जितने भी केस लॉज होते हैं, सॉरी जितने भी ये केस आते हैं कोर्ट्स में, इस केस आने से क्या हुआ कि ये केस एक प्रेसिडेंस बन गया। आप सबको प्रेसिडेंस का तो मतलब पता होगा ना। प्रेसिडेंस होते हैं वो केस जो लगातार यूज़ होते रहूँ, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक केस हुआ था 1908 में, और उसमें जो भी डिसीजन दिया गया, जो भी बात होगी, वो डिसीजन
2025 में भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो डिसीजन क्या हुआ, प्रेसिडेंट हो गया, यानी कि उन डिसीजन को स्टोर कर दिया। तो बेसिकली एचपी वर्सेस वाइट का जो केस हुआ था 1905 में, आई थिंक मुझे डेट भूल गई है, तो इस स्टेट में जो केस हुआ था एचपी वर्सेस वाइट का, वो आज के दौर में भी 2025 में भी आज भी हम इस केस को यूज़ करके लोगों के मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रेसिडेंस बन गया है एचपी वर्सेस वाइट का केस, जिससे क्या हुआ कि लोगों के अब राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं एचपी वर्सेस वाइट के प्रेसिडेंस को यूज़ करके। अब इस केस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। दिस केस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूस द की प्रिंसिपल्स दैट इज़ ओबिजुस इबी रेमेडियम, वो ये है। यहाँ पे की प्रिंसिपल, यहाँ पे मुझे लिखना था ओबिजुस इबी रेमेडियम, वो लिखना रह गया, तो यहाँ पे आप लिख दो ओबिजुस इबी रेमेडियम। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस पॉइंट में लिखना है कि दिस केस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूस द की प्रिंसिपल ओबिजुस इबी रेमेडियम, यानी कि ये जो केस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस केस की वजह से ओबिजुस इबी रेमेडियम की जो प्रिंसिपल है वो इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। क्योंकि हुआ ये था ना कि मिस्टर एशबी के केस को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने ओबिजुस इबी रेमेडियम को यूज़ किया। उसके यूज़ करने की पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि ओबिजुस इबी रेमेडियम को लोगों ने फिर सीपीसी के साथ भी लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ भी लगा दिया, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी लगा दिया। तो इस केस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ठीक हो गया। अब अगली हेडिंग आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओबिजुस इबी रेमेडियम। यहाँ पे लिखना है द केस कन्फर्म दैट इफ़ अ पर्सन लीगल राइट इज़ वायलेटेड दे कैन सीक इन कोर्ट। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई कि इस रेमेडी को यूज़ करके उनको पता चला कि लोगों के पास अगर लीगल राइट्स मौजूद है ना, तो वो अगर वायलेट होते हैं तो उन लोगों के पास ये राइट होता है कि अपनी वायलेशन के लिए कोर्ट में जाएं और गए हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरे राइट्स वायलेट किए हैं, जिससे उनको जस्टिस मिल सके। तो इस तरह से भी हमें देखने को मिला है कि ये रेमेडी, ये जो प्रिंसिपल है, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट में आया, किस तरह से लोगों के यूज़ में आया। अगली हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। The decision of protected citizens from unlawful actions of official. It ensures that voting rights are respected in democratic system. इस केस लॉ से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के राइट्स, यानी कि नॉर्मल सिटीजन्स के राइट्स वायलेट होने से बच गए, और उनको अनलॉफुली जो भी पावरफुल अथॉरिटी उनको रोकती है ना अनलॉफुल एक्शंस करके कि तुम वोट नहीं कर सकते, तो फला चीज़ नहीं कर सकते, जबकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होता आपको रोकने का, तो उससे बचाया गया इस केस लॉ से, ठीक है। इस केस लॉ से हमें बेतहाशा प्रोटेक्शन मिल गई इन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की गलत हरकतों से। सेकंड पॉइंट इज इट इंश्योर्स दैट वोटिंग राइट्स आर रिस्पेक्टेड। और यहाँ पे ये हुआ कि इस केस लॉ से हमें ये पता चला कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो लोगों के रिस्पेक्ट किए जा सकें और लोगों को राइट्स मिले वोटिंग के। अगली हेडिंग है होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंटेबल। इस केस लॉ से हमें ये फ़ायदा मिला कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको अकाउंटेबल ठहराया गया। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार, वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है क्या कि भाई मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं अगले बंदे के साथ जो मर्जी करूँ, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर ये केस लॉ यूज़ करके कोई भी अथॉरिटी मिसाल के तौर पे अगर गलत करती है ना, तो जो नॉर्मल सिटीज़न है वो इस केस लॉ के बारे में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कोर्ट में कि फ़लाँ बंदे को आपने जो है वोटिंग राइट्स के इशू में बचाया था, और कोर्ट्स को कहेगी, तो नॉर्मल बंदा जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर के हाथ से बच सकता है। यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिसाल के तौर पर किसी बंदे को जानबूझ के तंग कर रही है, कुछ उसके साथ गलत कर रही है, तो ये बंदा इस केस लॉ को यूज़ करके कह सकता है कि भाई फ़लाँ केस में, यानी कि एचपी वर्सेस वाइट में इस तरह से उस बंदे को जो है कोर्ट्स ने बचाया था, तो प्लीज़ आप मुझे भी इस बंदे से बचाएं जो मेरे वोटिंग राइट्स को खा रहा है या मुझे जो है फ़लाँ चीज़ों से तंग कर रहा है, ठीक है, जिसकी अथॉरिटी इसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमें अकाउंटेबिलिटी का भी एक ऑप्शन मिलती है यहाँ पे। द केस श्योर दैट द ऑफिशियल कैन नॉट एक्ट अनफेयरली। यानी कि इस केस से हमें ये पता चला कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, यानी कि ऑफिसर्स हैं, वो गलत तरीके से ना अपनी पावर्स को यूज़ करें। इफ़ दे रॉन्गफुल इंटरफेयर विद राइट्स दे कैन बी सूड। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो अगर गलत तरीके से लोगों के राइट्स वायलेट कर रहे हैं तो उनको सू किया जा सकता है। सू मीन्स उनको कोर्ट ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर लॉ। यानी कि इस केस लॉ से क्या इन्फ्लुएंस हुआ केस लॉस पे, यानी कि दिस केस इन्फ्लुएंस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी कि इस केस को यूज़ करने से क्या हुआ कि आने वाले दौर में भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डाला गया। आज के दौर में जो हम सीपीसी पढ़ते हैं उसमें भी आप देखें कि इसी केस लॉ को यूज़ करके रेमेडीज हर सेक्शन में डाली गई, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट हेल्प्ड डेवलप द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि क्या है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर होती है कोर्ट की जिससे होता क्या है कि कोर्ट फिर
अपना एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को भी देख सकती है और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी। तो ये पावर होती है कोर्ट के पास, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इस केस लॉ से क्या हुआ कि हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर स्ट्रांग होगी कोर्ट्स की, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी हमने अकाउंटेबल बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी गलत काम आगे करती किसी इंसान के साथ, तो वो भी जिम्मेदार होंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी। वो ये भाग आमतौर पर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ किसी भी साथ इंसान के साथ गलत कर लेते हैं और उनको कोई पकड़ता नहीं है, उनको कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन इस केस लॉ से क्या फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के भी लोग अब अकाउंटेबल होंगे, उनको भी अपने एक्शंस के खिलाफ जेल जाना पड़ सकता है, उनकी जॉब भी जा सकती है। तो इस केस लॉ से हमें बहुत से फ़ायदा मिले। अब यहाँ पे आके ये केस लॉ ख़त्म हो जाता है। अब इससे अगली हेडिंग्स पे केस लॉ से रिलेटेड कोई हेडिंग नहीं आएंगी। अब इससे अगली हेडिंग्स आपको CPC वाली आएंगी, ठीक है, जिसमें इस रेमेडी को यूज़ किया जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। राइट्स टू फाइल अ सूट, यहाँ पे राइट्स टू फाइल अ सूट सेक्शन 9 CPC। राइट्स टू फाइल अ सूट भी एक ओबिजुस इमी रेमेडियम की एक रेमेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो रेमेडीज़ वाली हेडिंग्स आएंगी, जिसका रिलेशन है ओबिजुस इमी रेमेडियम के साथ। सेक्शन 9 ऑफ CPC स्टेट्स दैट सिविल कोर्ट्स हैव द पावर टू हियर ऑल टाइप्स ऑफ सिविल सूट्स अनलेस दे आर स्पेसिफिकली बार्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 9 है CPC का, उनके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास पावर होती है हर तरह के केसेस को डील करने की, और ये वो केसेस होंगे जो कि सिविल केसेस होने चाहिए, ठीक है। और यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि जितने भी सिविल मैटर्स होंगे ना, उन सब केसेस को डील करने की पावर रहेगी सिविल कोर्ट्स के पास, लेकिन तब तक रहेगी जब तक लॉ ने खुद उसको बंद ना किया उन पावर्स को, ठीक है। दिस ensures that if someone's legal right is effective, they can file a suit in court। और इस सेक्शन से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी इंसान के अगर लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो कभी भी कोर्ट में जाके फलां बंदे को सू कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा इसको क्लीन कर दूँ। नेक्स्ट हेडिंग इज राइट्स टू सीक टेम्पररी लीव। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC आएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है रेमेडीज़ बताई जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उबीजू-सीबी रेमेडियम पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, ये अचानक से सेक्शंस कहाँ से आना शुरू हो गए। तो बेसिकली उबीजू-सीबी रेमेडियम का अलग से कोई टॉपिक मौजूद नहीं था बुक में, तो मैंने डिफरेंट सेक्शंस को निकाला जहाँ पे डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ मौजूद थी। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो जैसे कि एक रेमेडी हमें सेक्शन 9 में मिलती है राइट्स टू फाइल अ सूट की, दूसरी रेमेडी हमें इसमें दूसरी रेमेडी इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये जितनी भी रेमेडीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं ना, यही उबीजू-सीबी रेमेडियम का एक पार्ट थी, ठीक है, जिससे मैंने इस आंसर को लंबा किया। अगर आप में से कोई भी सेक्शंस वाला पार्ट नहीं लिखना चाहता, तो जितना इस केस लॉ की एंडिंग यहाँ तक हो रही है ना, बस यहाँ तक लिख के भी आप इस टॉपिक को वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर देना चाहते हैं, तो आप बेशक इस तरह जैसे मैंने सेक्शंस और ये चीज़ें डाली हुई हैं, ये भी पार्ट आप लिख लें, ठीक है। इसलिए मैंने सेक्शंस वगैरह डाले हैं, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। बाकी केस लॉ तक भी अगर आप लिख लेते हैं ना पेपर में, दैट इज़ इनफ, और आपके आराम से इसमें भी 70 तक आराम से निकल आते हैं मार्क्स। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें था राइट्स टू सीक टेम्पररी लीव, जो कि आपको ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC में मिलेगा। इसमें लिखा है, इफ अ पार्टी fears that their right will be harmed before the case is decided, they can ask for the temporary injunction। यहाँ पे ये लिखा है ना कि एक पार्टी है मिसाल के तौर पे, वो कहती है कि भाई उसके दिमाग में आता है कि कोर्ट के डिसीजन देने से मेरे जो राइट्स हैं वो वायलेट हो सकते हैं, उनको हार्म पहुंच सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो वो पार्टी क्या कर सकती है, कोर्ट से कह सकती है कि इस ऑर्डर को यूज़ करके वो पार्टी कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन मांग ले, ठीक है। टेम्पररी इंजंक्शन एक तरह की रेमेडी है, ठीक है, एक सोल्यूशन है। यहाँ पे लिखा है कि दिस रेमेडी प्रोटेक्ट्स अ पर्सनस राइट वाइल द केस इज़ ऑन गोइंग, ठीक है। इससे ये होता है कि इस रेमेडी को यूज़ करने से क्या होगा कि एक बंदे के राइट्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहेंगे तब तक जब तक उसके केस जो है कोर्ट में ऑन गोइंग है, चल रहा है, ठीक है। टेम्पररी इंजेक्शन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं इसको अलग से। यहाँ पे आपको एक आई का साइन शो होगा, उसमें मैंने टेम्पररी इंजेक्शन का लिंक आपको लगा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर इस तरफ आप देखेंगे ऊपर, तो इस तरह का आपको एक यूं करके एक आई का साइन शो होगा गोल सा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो टेम्पररी इंजंक्शन की वीडियो आपको शो हो जाएगी, सही है, आप उसको देखें। नेक्स्ट हेडिंग इज़ राइट टू अपील। अब ये अपील के ऊपर ऑब्वियसली अलग से वीडियोस बनाई हैं मैंने, क्योंकि फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील ये अलग से आएंगी, और ये पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अपील भी एक तरह की रेमेडी होती है, ठीक है। अपील इज़ ऑल्सो अ रेमेडी। तो रेमेडी है तो इसके आपने तीनों सेक्शंस डाल देने हैं, ठीक है। इफ़ अ पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्ट्स डिसीजन, दे हैव देयर राइट टू अपील अंडर सेक्शन
96, 100 एंड 104। तो 96 पे हमें फर्स्ट अपील मिलती है, 100 में सेकंड अपील और 104 में मिलती है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील इज़ अलाउड। ठीक है, अब इन अपील को समझने के लिए आप दूसरी वीडियोस देखें, इसके लिए भी आप दोबारा से एक और आपको आइकॉन का साइन शो होगा, उस पर आप अपील की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस इंश्योर्स द रॉन्गफुल जजमेंट कैन बी करेक्टेड। तो बेसिकली हम अपील क्यों करते हैं? अपील इसलिए की जाती है ताकि अगर किसी की जजमेंट से या डिसीजन से, कोर्ट के डिसीजन से हम अगर खुश नहीं हैं तो हम उस पर अपील करा के अपने डिसीजन को अपने मुताबिक चेंज करा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा था रेमेडी ऑन अपील वाली रेमेडी। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास राइट्स टू रिव्यू, जो कि सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 47 सीपीसी में मिलता है। इफ़ अ पार्टी फाइंड्स एन एरर इन द जजमेंट दे कैन अप्लाई फॉर अ रिव्यू। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर किसी पार्टी को किसी जजमेंट में यानी कि डिसीजन में कोई एरर दिखता है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो उस पर वो रिव्यू करवा सकते हैं। रिव्यू मीन्स कि जो जज हैं, अगर उनको जज है ना जिन्होंने डिसीजन दिया था, उसी जज से वो पार्टी कहेगी कि आप इस पर रिव्यू करें, यानी कि दोबारा से इस डिसीजन को देखें। तो वो तभी करा सकती है जब वो पार्टी इस सेक्शन और ऑर्डर को यूज़ करे। ठीक है, दिस अलाउज द कोर्ट टू रिकंसिडर दिस देयर डिसीजन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिव्यू करने से ये फ़ायदा होता है कि जिस जज ने उस पर डिसीजन दिया था वही जज जो है रिकंसिडर करता है अपने डिसीजन को, ताकि जो भी फ्लॉज और मिस्टेक्स हैं वो निकाली जा सकें। ठीक हो गया, ये हमें फ़ायदा मिलता है रिव्यू करने से। ये भी एक तरह की रेमेडी है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास राइट्स टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री। अब एक्स पार्टी डिग्री को आप नेक्स्ट पिक और में आपको आई का साइन शो हो रहा होगा, उसमें आपको एक्स पार्टी डिग्री दिखाई जाएगी। आप एक्स पार्टी डिग्री को समझ लें कि एक्स पार्टी डिग्री होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि एक्स पार्टी डिग्री को साइड पर रखने की भी एक रेमेडी होती है, जो कि आपको ऑर्डर 9 और रूल 13 में मिलेगी। यानी कि कोई भी इंसान अगर चाहता है ना कि उसकी एक्स पार्टी डिग्री को साइड पर रख दिया जाए, तो वो आपको ऑर्डर 9 एंड रूल 13 में ही मिलेगा। यानी कि ये एक रेमेडी है। तो जितनी भी मैं हेडिंग्स पढ़ी हूँ, ये सारी की सारी रेमेडीज़ हैं, यानी कि वो भी रेमेडियम का ही पार्ट है। If a case is decided without hearing the defendant, they can apply to set aside the degree under order 9 and 13 of CPC। तो बेसिकली एक्सपायरी डिग्री वैसे तो अलग से मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन शॉर्टली समझा देती हूँ। उसमें होता है कि डिफेंडेंट केस में नहीं आता, किसी मसले में पड़ा होता है, वो कोर्ट में नहीं पहुँच पाता, तो कोर्ट क्या करती है, उसके बगैर ही डिसीजन देती है। लेकिन अगर एक पार्टी जो दूसरी पार्टी जो प्लेंटिव की साइड है, वो चाहता है कि भाई डिफेंडेंट भी हाजिर हो कोर्ट में, तो वो क्या करेगी पार्टी, वो इस एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर देगी, कहेगी कि ठीक है जब डिफेंडेंट आएगा तब आप जो है हमें हमारे केस पे डिसीजन दें। तो ये एक रेमेडी होती है दोनों पार्टीज़ के लिए, डिफेंडेंट भी सेट असाइड करा सकते हैं और प्लेंटिव भी, अगर वो इस ऑर्डर को यूज़ करें। तो ये ऑर्डर क्या है हमारे पास, एक रेमेडी है जो कि ओबीजू से भी रेमेडियम का एक पार्ट है। दिस इंश्योर्स दैट नो वन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस विदाउट फियर हियरिंग। इससे ये होता है फ़ायदा कि कोई भी पर्सन, चाहे वो डिफेंडेंट है या प्लेंटिव है, इस रेमेडी से क्या फ़ायदा होगा कि चाहे वो डिफेंडेंट है कि प्लेंटिव है, दोनों के पास राइट हो कि वो अपनी गवाही दे सकें, अपने बारे में बातें बता सकें। क्योंकि ज़ाहिर बात है इनमें से कोई एक भी एब्सेंट होगा, तो ज़ाहिर बात है कोर्ट अगर डिसीजन दे दी है इनके एब्सेंस में, तो उससे क्या होगा, दूसरा बंदा कहेगा हो मेरी बात तो सुनी ही नहीं थी कोर्ट में, मैं तो हाजिर नहीं था, मैं फ़लाँ जगह फंसा हुआ था। ठीक है, तो ये एक रेमेडी मिलती है लोगों को। दूसरी रेमेडी हमारे पास राइट टू रिस्टोरेशन ऑफ सूट। रिस्टोरेशन ऑफ सूट का मतलब है अगर कोर्ट ने मिसाल के तौर पे कोई डिसीजन देने से पहले ही किसी बंदे का जो है चलता चलाया केस कैंसिल कर दिया है, तो ऐसे केस को कैंसिल कर दिया ना, तो उसको दोबारा से रिस्टोर कैसे करवाया जाएगा, उसकी रेमेडी आपको ऑर्डर 9, रूल 4 एंड 9 ऑफ सीपीसी में मिलेगी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या है। इफ द सूट इज डिसमिस्ड ड्यू टू नॉन अपीयरेंस और अदर रीजंस, द प्लेंटिफ कैन अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द सूट। होता क्या है ना, बेसिकली अब एक बंदा है प्लेंटिफ विद डिफेंडेंट, ठीक है, अब दोनों ही कोर्ट में नहीं आते। डिफेंडेंट मिसाल के तौर पर आ जाता है, प्लेंटिफ नहीं आता जिसने केस चलाया था, या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों नहीं आते। तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट क्या करती है कि केस को डिसमिस कर देती है। डिसमिस का मतलब है कि अब ये केस जो है नहीं दोबारा चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मिसाल के तौर पे अगर प्लेंटिव कहता है ओहो मैं तो उस दिन नहीं आया था कोर्ट ने, तो मेरा केस ही डिसमिस कर दिए, तो प्लेंटिव क्या करेगा, इस डिसमिस केस को या डिसमिस सूट को दोबारा से रिस्टोर कराएगा इस ऑर्डर रूल 9 को यूज़ करके, रूल 4 एंड ऑर्डर 4 को यूज़ करके। सही है, तो आपने फिर दोबारा से जो यहाँ पे रूल 9 वगैरह लिखे सारे इनको दोबारा यहाँ पे नीचे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर 9 और रूल 4 में लिखा है कि सूट्स डिसमिस्ड अंडर रूल 2 एंड 3। ऑर्डर 9 और रूल 9 में लिखा है सूट्स डिसमिस्ड अंडर रूल 8। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जिन केसेस को या सूट्स को इन रूल्स के अकॉर्डिंग डिसमिस किया गया है ना, तो उनको उसकी रेमेडी ये है,
और जिन केस को रूल 8 के अकॉर्डिंग डिसमिस किया गया है उसकी रेमेडी आपको 9 और रूल 8 में मिलेगी। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात? अगर नहीं समझ आई दोबारा बता देती हूँ कि ये रूल्स जो होते हैं ना, इनके अकॉर्डिंग ये केस चल रहा होता है। ठीक है, अगर किसी का केस इन रूल्स पे चल रहा है तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग वो कैंसिल होगा, डिसमिस होगा। तो इनको रिस्टोर करने के भी ऑर्डर उसी हिसाब से होंगे। जैसे कि रूल 2-3 का आपको 9 और 4 में मिलेगा एक सोल्यूशन, और अगर किसी का केस रूल 8 पे चल रहा था और रूल 8 के थ्रू ही जज ने कैंसिल कर दिया, तो इसको खोलवाने के लिए, रिस्टोर करवाने के लिए आपको ऑर्डर 9 और रूल 9 यूज़ करना पड़ेगा। इसको आप खोलवाने के लिए दूसरा ऑर्डर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर रूल पे चलने वाला केस का अपना एक ऑर्डर होता है। ठीक हो गया, ये बात थी सारी। दूसरा हम रेमेडी देख लेते हैं, राइट टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। ये भी एक रेमेडी होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि केस को चलवाया जाए, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। ये आपको सेक्शन 336 एंड 74 ऑफ सीपीसी में मिलेगा। इसमें लिखा है, फॉर पार्टी विंस अ केस बट द अदर साइड डज नॉट फॉलो द कोर्ट्स ऑर्डर दे कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी केस जीत जाती है, जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहती, तो वो दोबारा से केस को चलवा सकती है, एग्जीक्यूशन करवा सकती है इन सेक्शंस को यूज़ कर। इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस इंश्योर्स दैट द विनिंग पार्टी गेट्स देयर राइट्स इन्फोर्स्ड। यहाँ पे ये होता है कि जो पार्टी जीत जाती है उसके राइट्स अच्छे से उनको मिल सकते हैं। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर दूसरी पार्टी अगर फॉलो नहीं करी, मिसाल के तौर पर मैं आप सही वर्ड्स में, आसान अल्फाज में समझाती हूँ। ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, ये प्लेंटिव है समझो, और ये दूसरा बंदा मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये है डिफेंडेंट। अब प्लेंटिव ने डिफेंडेंट को कोर्ट में लेके गया किसी बात पे कि कोई लड़ाई लगी हुई, ठीक है, डिफेंडेंट केस जीत गया। अब डिफेंडेंट केस जीत गया है और कोर्ट कहती है प्लेंटिव से कि आप इस बंदे के 20,000 रुपये अब दें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई केस ऐसा था जिसमें इस बंदे ने, प्लेंटिव ने इसके पैसे देने थे, ठीक है, या इसने इसके देने थे। अब कोर्ट को पता चल गया कि भाई डिफेंडेंट ने तो कोई पैसे नहीं देने तो प्लेंटिव ने थे। तो प्लेंटिव को जब दिख गया कि भाई इसने इसके खिलाफ जो केस किया था इसी के ऊपर अब भारी पड़ गया, तो ये क्या करेगा? केस तो ऑब्वियसली डिफेंडेंट जीत गया, ये क्या करेगा कि भागने की कोशिश करेगा, कहेगा कि भाई मैं किसी तरह जान छुड़ाऊँ, मुझे 20,000 ना देने पड़े ये वो। तो ये डिफेंडेंट क्या करेगा कि इस सेक्शन को यूज़ करके कोर्ट से कह सकता है कि फ़लाँ बंदा जिसको हमने ड्यूटी लगाई है कि मेरे को अब 20,000 रुपये दें, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? इससे कहेगी कि आपने जो है इसका इतना नुकसान किया है तो अब आप इसको ये पैसे दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई केस लगा हुआ है, प्लेंटिव इससे कोई पैसे मांग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली प्लेंटिव का उधार ज़्यादा इसके ऊपर चढ़ा हुआ था डिफेंडेंट पे, तो ज़्यादा देने तो प्लेंटिव को थे, तो प्लेंटिव भागने की कोशिश कर रहा था। तो डिफेंडेंट क्या करेगा? प्लेंटिव के बारे में कोर्ट से कहेगा कि भाई अब प्लेंटिव से आप कहें कि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे अमल करे, ताकि जो विनिंग पार्टी है, विनिंग पार्टी यहाँ पे कौन है? डिफेंडेंट है। जो विनिंग पार्टी है ना, उसके राइट्स प्रॉपर्ली उसको मिल सके। राइट्स मीन्स कि जो पैसे देने थे इस बंदे ने, दूसरे ने, उसको प्रॉपर्ली पैसे मिल सकें। तो ये बातें यहाँ में लिखी मिलेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस टू ओबीजूसीवी रेमेडियम। एक्सेप्शंस मीन कि कौन सी जगहों पे हम ओबीजूसीवी रेमेडियम को यूज़ नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इफ द लॉ इटसेल्फ बार्स द रेमेडी। यहाँ पे कह रहे हैं अगर लॉ ने खुद ही किसी रेमेडी को रोका हुआ है कि फलां बंदे को रेमेडी नहीं दी जाएगी, तो वो रेमेडी ऑब्वियसली अगर नहीं देने का कहा हुआ तो आप ओबीजूसीवी रेमेडियम को उस केस पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सर्टेन गवर्नमेंट एक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्शंस गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स करते हैं जिनको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं लेके जा सकते उन ऑफिसर्स को, अगर वो आपके राइट वायलेट करते हैं। और वो ऐसे वायलेशन होती है जिन पे लॉज ने खुद कहा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये चीज़ की है तो उस पर कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के पास इसका राइट है, बेशक वो आपका राइट वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको रेमेडी नहीं मिल सकती। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इफ अ पर्सन डज नॉट फॉलो द लीगल प्रोसीजर दे मे लूज देयर राइट्स टू रेमेडी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बंदा खुद ही रेमेडी मांग रहा है और वो बंदा खुद ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे बंदे को भी रेमेडी नहीं मिलेगी। अब कंक्लूजन देख लेते हैं इसमें। कंक्लूजन में अब जितना ऊपर पढ़ा उसी को शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द सिविल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंश्योर्स द प्रिंसिपल ओबीजूसीवी रेमेडियम इज अपहेल्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट रेमेडीज विद लीगल राइट्स आर वायलेटेड व्हेन लीगल राइट्स आर वायलेटेड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सिविल प्रोसीजर का कोड है, जिससे मैंने ऊपर डिफरेंट सेक्शंस पढ़े थे आपके सामने और ऑर्डर्स वगैरह पढ़े थे, उसमें ऑब्वियसली
ओबिजुस इबी रेमेडियम को डिफरेंट तरह से यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हर सेक्शन, जितने भी सेक्शंस और ऑर्डर्स मौजूद हैं और रूल्स मौजूद हैं, उन सब में आपको रेमेडीज़ देखने को मिलती है ताकि लोगों के लीगल राइट्स को वो कोई वायलेट ना कर सके। थ्रू वेरियस सेक्शंस एंड रूल्स सीपीसी गारंटीज दैट इफ अ पर्सन हैज़ अ लीगल राइट दे आल्सो हैव अ वीक वे टू सीक जस्टिस। यहाँ पे लिखा है दूसरी लाइन में कि जो सीपीसी है उसमें गारंटी दी जा रही है कि एक पर्सन के अगर राइट्स मौजूद हैं, लीगल राइट्स मौजूद हैं, तो उस पर्सन के पास जस्टिस को सीक करने की राइट भी मौजूद है। यानी कि अगर किसी बंदे के पास लीगल राइट्स हैं तो इट मीन्स उसके राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट में जाके जस्टिस हासिल कर सकता है। तो इस सारा हमने सीपीसी के अंदर ओबिजुस इबी रेमेडियम को पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में कमेंट पे बताएं, हम फिर वैसी वीडियो बना देंगे।